सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 24 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं? तो आंसर होगा सुहानी शाह। और इनको तो आपने यूट्यूब में कई बार देखा होगा, जो आपसे कहती हैं कि ये अपने मन में सोचो, ये अपने मन में सोचो, फिर आपके मन की बात बता देती है। तो राजस्थान के मनोरोगी हैं सुहानी शाह, और अभी FISM में यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल डैश सोसाइटीज मैजिक में बेस्ट मैजिक क्रिएटर्स 2025 पुरस्कार जीतने वाली ये पहली भारतीय बन गई हैं। इस पुरस्कार को जादूगरों के लिए ऑस्कर के रूप में भी जाना जाता है, और अभी कहाँ पे दिया गया? इटली के टोरेनो में दिया गया। तो FISM, जिसे जादूगरों के लिए सर्वोच्च वैश्विक मंच माना जाता है, इसकी स्थापना होती है 1948 में। ठीक है, तो याद रखना सिंपल सा एक लाइन में, बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 पुरस्कार मिला है सुहानी शाह को। ये पुरस्कार पाने वाली ये पहली भारतीय बन गई हैं। अब अवार्ड वाला प्रश्न है, कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स में आपको रिवाइज करवाता हूँ। जैसे कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 मिला है कुमार मंगलम बिरला को। मधुसूदन साई, इनको मानवीय प्रयासों के लिए फिजी देश का सर्वोच्च सम्मान मिला था, जिसे कहते हैं कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन जो हैदराबाद में हुआ था, उसमें प्रतिष्ठित मानवतावादी पुरस्कार मिला था सोनू सूद को। और आपको बताना है इस बार का जो मिस वर्ल्ड टाइटल है वो किसने जीता था और वो किस देश की है। और अभी 2025 यूनेस्को गिलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार मिला था ला प्रेंस को। ये निकारागुआ देश का 100 साल पुराना अखबार है। और वर्ल्ड ज्यूरिस्ट एसोसिएशन के द्वारा मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वकील बने थे कौन? भुवन रिबू। USISPF यानी कि US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 मिला कुमार मंगलम बिरला को। फूड प्राइज 2025 दिया गया मारियांगेला हुंगरिया को, ब्राजील से हैं। 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला बानू मुश्ताक को, भारतीय लेखिका हैं, उनके नॉवल हार्ट लैम्प के लिए, जो मूल रूप से कन्नड़ भाषा में लिखा है। और इस तरह से ये अवार्ड पाने वाली ये पहली कन्नड़ भाषा की पुस्तिका बन गई है। इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किसने किया था? ट्रांसलेटर कौन है? दीपा भाष्टी है। तो इनका नाम भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉर्नबिल कंजर्वेशन किस राज्य में शुरू किया गया? तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो भारत का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉर्नबिल कंजर्वेशन ये तमिलनाडु में बनाया गया। इसे अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में बनाया गया। इस सेंटर का काम है हॉर्नबिल्स को प्रोटेक्ट करना और उनका कंजर्वेशन करना। इस सेंटर को कंजर्वेशन के लिए 1 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है, और इस सेंटर में 4 हॉर्नबिल स्पीशीज पर फोकस किया जाएगा जो कि वेस्टर्न घाट्स में मिलती है। ग्रेटर हॉर्नबिल की बात करें, ये केरल और अरुणाचल प्रदेश की स्टेट बर्ड भी है। IUCN स्टेटस में बात करोगे तो वल्नरेबल कैटेगरी में इसको रखा है, मतलब संकटग्रस्त श्रेणी में। और एक पॉइंट और याद रखना कि हर साल नागालैंड में 1 से लेकर 10 दिसंबर तक हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। तो ये भारत का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉर्नबिल कंजर्वेशन है। किस राज्य में शुरू किया गया? याद रखना तमिलनाडु में। हिंदी में बोलोगे तो हॉर्नबिल संरक्षण के लिए ये भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र है, जो कहाँ पर स्थापित किया गया? तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में। ये लाइन याद रख लो। बाकी बात तमिलनाडु की चल रही है, तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। कैपिटल चेन्नई हो गई है, मुख्यमंत्री MK स्टालिन, गवर्नर है RN रवि। यहाँ का राजकीय पशु नीलगिरी ताहर हो गया, पक्षी है एमरोल्ड डोव, वृक्ष है ताड़ यानी कि पाम ट्री, और पुष्प है ग्लोरियोसा लिली। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, मधुमलाई नेशनल पार्क, गुंडई नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क, मुकृति नेशनल पार्क है। यहाँ का क्लासिकल डांस है भरतनाट्यम। और 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट मिलेंगे आपको, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट और कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट। तमिल शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भारतीय भाषा है। तमिलनाडु में ही जल्लीकट्टू त्योहार मनाया जाता है। और तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। कुछ फेस्टिवल्स देखे तो पोंगल हो गया, जल्लीकट्टू हो गया, थाईपुसम हो गया, आदिपेरक्कू, चित्तराई महोत्सव, हिताई अम्मन महोत्सव हो गया। अब तमिलनाडु के कुछ करंट अफेयर्स भी देख ले। कुंभकोणम पान के पत्तों को अभी, और थोवलाई फूल माला को GI टैग मिला था, ये तमिलनाडु के हैं। और दक्षिण भारत की पहली AC लोकल ट्रेन सेवा ये लॉन्च हुई थी चेन्नई में, जबकि ये देश की दूसरी है इस तरह की। पहली मुंबई में चल रही है। किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य स्थापित किया गया? तमिलनाडु में। और याद रखना ग्रेटर फ्लेमिंगो ये किस राज्य का राजकीय पक्षी है? तो गुजरात। स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को मंजूरी देने वाला तीसरा राज्य तमिलनाडु है। पहले 2 कौन है? कर्नाटक और गुजरात। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 पहला संस्करण हुआ था अभी चेन्नई में ही।
और इसमें पुरुष वर्ग को जीता है तमिलनाडु ने महाराष्ट्र को हरा के, और महिला वर्ग जीता था उड़ीसा ने पंजाब को हरा के। भारत के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तमिलनाडु में। और पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता चेन्नई में हुई। जा माता अभ्यास भारत और जापान के कोस्ट गार्ड्स के बीच में हुआ था, ये कहाँ पे? चेन्नई में हुआ था। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में विश्व मस्तिष्क स्वास्थ्य दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 22 जुलाई को। तो हर साल 22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य ब्रेन हेल्थ के बारे में जागरूकता बढ़ाना। थीम भी है ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल एजेस। इस दिन की शुरुआत 2014 में की गई थी। अब ये 22 जुलाई का दिवस है। अच्छा, जुलाई में अभी तक कौन कौन से दिवस हम मना चुके हैं वो भी मैं आपको रिवाइज करा दूं। तो देखो, 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे था, जीएसटी डे, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस। 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, जो कि जुलाई के पहले शनिवार को था। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस। 6 जुलाई को विश्व ग्रामीण विकास दिवस। 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य कृषि दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। 18 जुलाई नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस, और 20 जुलाई को ही इंटरनेशनल मून डे, और 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस के रूप में भी हमने मनाया। और अभी 22 जुलाई को आज हमने देखा विश्व मस्तिष्क स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी होता है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, भारत का पहला खनन पर्यटन प्रोजेक्ट ये कहाँ पर शुरू किया जाएगा? तो आंसर होगा झारखंड में। तो भारत का पहला माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट ये झारखंड में शुरू किया जाएगा। और तो इस पहल के तहत स्टूडेंट्स, टूरिस्ट और पब्लिक को झारखंड के जो कोल माइंस है उनका दौरा कराया जाएगा। इसमें अभी तो सिर्फ नॉर्थ उरीमारी माइंस को पर्यटन के लिए बनाया जाएगा, जो कि झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित है। और इसके लिए झारखंड सरकार ने सेंट्रल कोलफील्ड के साथ समझौता भी कर लिया है। ऐसा करने से फायदा क्या होगा? झारखंड के माइन सेक्टर को टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाया जाएगा। लोगों को झारखंड की माइन सेक्टर के बारे में पता चलेगा, और स्टूडेंट्स इस सेक्टर के बारे में जान सकेंगे। मतलब जो कोयले की खदानें थी जो खुद चुकी है, जहाँ से कोयला निकाल लिया गया है और अब वहाँ पे माइनिंग नहीं होती है, तो वो ऐसे ही पड़ी हुई है, तो उससे ये टूरिज्म की तरह इस्तेमाल करेंगे कि आओ हम आपको घुमाते हैं, अंदर लेकर के जाएंगे। तो टूरिस्ट स्पॉट बना रहे हैं उसको एक तरह से। इससे लोगों को भी इसकी जानकारी होगी, उसके बारे में बताएंगे, तो घूमने का घूमना, लोगों को जानकारी भी मिलेगी और इस बहाने पैसा भी कमा लिया जाएगा। अब पहले मैं एक काम करता हूँ, पर्यटन टूरिज्म से ही संबंधित कुछ और प्रश्न मैं आपको कराता हूँ, फिर मैं आपको झारखंड लेकर के चलता हूँ सीधे। देखो, एक तो याद रखना, नेशनल टूरिज्म डे होता है 25 जनवरी को, और वर्ल्ड टूरिज्म डे होता है 27 सितंबर को। ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे, वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस होता है 17 फरवरी को। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 जारी किया था, उसमें भारत 39 पे था, टॉपर अमेरिका है। भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल ये लॉन्च की थी उत्तराखंड ने। भारत का पहला सबमरीन टूरिज्म ये लॉन्च हुआ था द्वारका, गुजरात में। नेपाल ने किसे अपनी टूरिज्म कैपिटल बनाया? पोखरा को। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने किसे अपनी पहली कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल बनाया था? वाराणसी को। प्रधानमंत्री श्री टूरिज्म एयर सर्विस किसने शुरू की? मध्य प्रदेश। राज्य के टूरिज्म ने आईसीआरटी गोल्ड अवार्ड 2024 जीता, केरल। केरल पर्यटन ने डिजिटल मार्केटिंग अभियान श्रेणी में पेटा गोल्ड अवार्ड 2024 भी जीता था। रक्षा मंत्री जी ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया था। पहली बार किस राज्य ने राज्य में आने वाले पर्यटकों पर प्रति व्यक्ति 50 रुपए का शुल्क लगाया? सिक्किम। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला सेक्रेटरी जनरल बन गई है शेखा नासर अल नोवेसी, यूनाइटेड अरब अमीरात से हैं ये। और ये प्रश्न याद रखना, ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स को कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। अब झारखंड की बात हो रही थी तो आपको लेकर के चलते हैं झारखंड। ये रहा मैप में झारखंड। कैपिटल रांची हो गई है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, गवर्नर है संतोष कुमार गंगवार। राज्य के पशु हाथी हो गया, पक्षी है कोयल, वृक्ष है साल का, पुष्प है पलाश का फूल। लोक नृत्य छऊ हो गया, पाइका हो गया। सरहुल फेस्टिवल, कर्मा पूजा, श्रावणी मेला, ये सब यहाँ पे होता है। कोल कैपिटल ऑफ इंडिया ये धनबाद को कहते हैं, और सेंट्रल कोल्ड फील्ड का मुख्यालय आपको रांची में मिलेगा। कुछ और प्रश्न देखो, भारत के पहले महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? रांची में, और इसमें उड़ीसा वॉरियर विजेता रही थी सुरमा हॉकी क्लब को हरा के। झारखंड का उदुवा झील को रामसर स्थल में शामिल किया गया, ये झारखंड की पहली है जिसे रामसर स्थल का दर्जा मिला था। कौन सी है? उदुवा झील। 15वां हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025
15वां एडिशन ये हुआ था पंचकुला हरियाणा में। झारखंड विजेता रहा था हरियाणा को हरा के। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक ये हुई थी रांची झारखंड में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में यूनेस्को से कौन सा देश फिर से बाहर हो गया है? तो आंसर होगा अमेरिका। तो अमेरिका ने एक बार फिर से यूनेस्को से बाहर होने का फैसला किया है। आपको बता दूं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो पहला वाला कार्यकाल था उस दौरान भी उन्होंने यूनेस्को से अलग होने की बात कही थी। फिर उसके बाद राष्ट्रपति बन गए थे जो बाइडेन, तो फिर उन्होंने इस फैसले को पलट दिया था कि हम बाहर होंगे। फिर उन्होंने मना कर दिया था भैया बाहर नहीं होंगे। अब फिर से प्रेसिडेंट बन गए डोनाल्ड ट्रंप, तो एक बार फिर से उन्होंने कहा कि नहीं हम तो बाहर होंगे। क्यों हो रहे हैं, क्या कारण बताया? तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूनेस्को उन विचारधाराओं को और नीतियों का समर्थन करता है जो कि अमेरिकी मूल्यों के विपरीत है। और आपको याद दिला दो, अभी कुछ दिन पहले ही निकारागुआ देश भी यूनेस्को से बाहर हो गया था। और अभी अमेरिका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हो गया था। और उसके बाद एक और देश था जो कि WHO से बाहर हो गया था। कौन सा? अर्जेंटीना। बाकी यूनेस्को की बात करते हैं। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना होती है 1945। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में मिलेगा। डायरेक्टर जनरल है ऑद्रे गुजाले। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये याद रखना कि अभी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत की एक और स्थल को शामिल किया गया है, यानी कि भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य। इसमें महाराष्ट्र और तमिलनाडु से मराठाओं के 12 किलों को शामिल किया गया है। और इस तरह से अब यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत की ओर से टोटल 44 स्थलों को शामिल किया जा चुका है। ठीक है, ये जरूर याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में देश का पहला पूर्णतः स्वदेशी रूप से विकसित 50 किलोवाट भूतापीय संयंत्र प्लांट ये कहां पर स्थापित होगा? अरुणाचल प्रदेश में। तो भारत का पहला 50 किलोवाट का भूतापीय विद्युत संयंत्र यानी कि जियोथर्मल प्लांट जो पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है, अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में स्थापित किया जाएगा। तो 50 किलोवाट का ये प्रस्तावित भूतापीय विद्युत संयंत्र है, यानी कि प्लांट है। और ये पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा का उपयोग करके 68 डिग्री सेल्सियस के निम्न तापमान में बिजली का उत्पादन करेगा। और ये प्लांट पृथ्वी विज्ञान एवं हिमालयन अध्ययन केंद्र के द्वारा श्रीराम औद्योगिक अनुसंधान संस्थान के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। 3 सालों में बनकर ये तैयार हो जाएगा। लगभग इसमें लागत आने वाली है 10 करोड़ रुपए। और आपको बता दूं कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 381 संभावित स्थलों के साथ 10,600 मेगावाट भूतापीय ऊर्जा की क्षमता है। इसके अलावा एक और पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो कि ONGC ये लद्दाख की पूगा घाटी में 1 मेगावाट का भूतापीय विद्युत संयंत्र विकसित कर रहा है। भूतापीय ऊर्जा जियोथर्मल एनर्जी से आप क्या समझते हो? पृथ्वी की सतह के नीचे जो मैग्मा है, चट्टाने हो गई या जो तरल पदार्थ है, उनमें जो ऊर्जा है उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी के अंदर की जो ऊर्जा है उसे भूतापीय ऊर्जा यानी कि जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। उसके अलावा याद रखना, अमेरिका दुनिया में भूतापीय ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। पहला भूतापीय संयंत्र ये पूरी दुनिया में कहां पर स्थापित किया गया था? 1904 में इटली में। और दुनिया का सबसे बड़ा भूतापीय क्षेत्र कैलिफोर्निया अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को के उत्तर में गीजर क्षेत्र है। अब बात अरुणाचल प्रदेश की है, तो यहाँ पर भी लेकर के चलते हैं आपको। ये रहा मैप में अरुणाचल प्रदेश। देखो, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर हो गई। मुख्यमंत्री पेमा खांडू, गवर्नर है KT पटनायक। और यहाँ पे आपको बोमडिला दर्रा, दीफू दर्रा, दिहांग दर्रा, योंगयाब दर्रा मिल जाएगा। नामदफा नेशनल पार्क है, मौलिंग नेशनल पार्क है, पक्के टाइगर रिजर्व है। राज्य के पशु मिथुन हो गया, गयाल हो गया। पक्षी है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। फूल है द्रौपदी माला और वृक्ष है होलांग। उसके अलावा अभी प्रचंड प्रहार अभ्यास 2025 जो त्रिसेवा अभ्यास है अरुणाचल प्रदेश में हुआ। बुद्ध धम्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये हुआ अभी नामसाई अरुणाचल प्रदेश में। पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं ये खुदा गया अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश ने 2025 से 2035 तक की अवधि को जल विद्युत का दशक घोषित किया था। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे कि भारत किस देश से अपाचे AH-64E लड़ाकू हेलीकॉप्टर खरीद रहा है? तो आंसर होगा अमेरिका। तो अभी 3 अमेरिकी अपाचे AH-64E लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की पहली खेप अभी उत्तर प्रदेश स्थित भारतीय वायुसेना के हिंडन एयरबेस पर पहुंच गई है। ये हेलीकॉप्टर भारतीय सेना के लिए है और अमेरिका की बोइंग कंपनी इनको बना करके दे रही है। और इस तरह के टोटल 6 हेलीकॉप्टर्स के लिए हमने अमेरिका के साथ समझौता किया था। और इन हेलीकॉप्टरों को भारतीय सेना के द्वारा भारत पाक सीमा पर जोधपुर बेस पर तैनात किया जाएगा। और आपको बता दूं, इन हेलीकॉप्टर्स के लिए भारतीय सेना ने 2024 में जोधपुर में नाग तालाब में
451 एविएशन स्क्वाड्रन का गठन भी किया था। तो AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर्स की हम बात कर रहे हैं, जिसे उड़ने वाला टैंक भी कहा जाता है। ये दुनिया के सबसे उन्नत हमलावर हेलीकॉप्टरों में से एक है। वैसे इससे पहले भी 2015 में हमने अमेरिका से 22 अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदे थे। अच्छा, इसी तरह के कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। एक तो याद रखना कि भारत का इस बार का जो वित्त वर्ष 2025-26 का जो रक्षा बजट है वो था कितने का, 6.81 लाख करोड़ रुपए का। सिग 716 असोल्ट राइफल ये भारत अमेरिका से खरीद रहा है, जिसके रेंज है 500 मीटर। AK-203 राइफल हम रशिया से खरीद रहे हैं और इसका निर्माण भी किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अमेठी में। उग्रम ये स्वदेशी असोल्ट राइफल है, DRDO ने बनाई है। ब्रह्मोस मिसाइल ये रशिया और भारत ने मिलकर के तैयार किया था और भारत ने अभी इसको बेचना शुरू कर दिया। भारत ने सबसे पहले इसको फिलीपींस को बेचा। वशोरात क्या है, कम दूरी का हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है और समर 2 लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है हमारा। इंडियन डिफेंस एविएशन एक्सपो जोधपुर में इसका आयोजन हुआ था। पिछले साल की ये बात है जब तरंग अभ्यास का आयोजन हुआ था राजस्थान और तमिलनाडु में। और हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबॉय ये हम अमेरिका से खरीद रहे हैं। सेना प्रमुख ने मल्टी टारगेट एक्सप्लोजिव डिवाइस अग्नि अस्त्र को लॉन्च किया। आग उगलने वाला हथियार है ड्रैगन ड्रोन, इसको तैयार किया यूक्रेन ने। C-295 परिवहन विमान हम स्पेन से खरीद रहे हैं, स्पेन की एयरबस कंपनी से। फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस खरीदेगा। भारत ने अपने T-72 युद्ध टैंकों के लिए 1000 हॉर्स पावर के इंजन खरीदने के लिए समझौता किया रशिया के साथ। रशिया की कौन सी कंपनी, रोसोबोरोन एक्सपोर्ट कंपनी। और बिना बारूद का ब्लैकआउट बॉम्ब अभी तैयार किया चाइना ने। किस देश ने भारत को दूसरा GEF 404 इंजन सौंपा है, अमेरिका ने। भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को ये मिला है और जो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने जो तेजस लड़ाकू विमान बनाया उसी में ये इंजन फिट होंगे। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अगले 3 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2027, 2029 और 2031 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर होगा इंग्लैंड। तो अभी ICC ने ये घोषणा की है कि अगले 3 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस फाइनल्स का आयोजन ये इंग्लैंड में किया जाएगा। ये फाइनल्स 2027, 2029 और 2031 में खेले जाएंगे। तो ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें, हर 2 साल में इसका आयोजन होता है, क्योंकि हर टूर्नामेंट 2 साल तक चलता है तो अगला वाला 2 साल के बाद ही आता है। शुरुआत इसकी 2019 में हुई थी। देखो, पहला एडिशन 2019 में शुरू हुआ था तो 19 से 21 तक चला। जीता था इस वाले को न्यूजीलैंड ने भारत को हरा करके। और दूसरा एडिशन 2021 से 2023 तक चला। ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा था, भारत उपविजेता। तीसरा एडिशन 2023 से 2025 तक इसको जीता साउथ अफ्रीका ने, ऑस्ट्रेलिया को हराया। और अब जो अगले 3 होंगे 2027, 2029 और 2031, इसके फाइनल इंग्लैंड में होंगे। बाकी क्रिकेट से ही संबंधित कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्न आपको रिवाइज कराऊं तो याद रखना, मैरीलेबॉन क्रिकेट क्लब ने बनी हॉप कैच को क्रिकेट से बैन कर दिया। 13वां ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 ये होगा भारत और श्रीलंका में, मुख्य रूप से भारत में, श्रीलंका में तो पाकिस्तान वाले मैच होंगे। 10वां ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 इंग्लैंड में होगा। सेना देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज बन गए जसप्रीत बुमराह। टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले भारत के पहले और दुनिया के दूसरे विकेट कीपर बन गए ऋषभ पंत। शिखर धवन की ऑटोबायोग्राफी है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है स्मृति मंधाना। टेस्ट क्रिकेट में लागू किए गए स्टॉप क्लॉक नियम के अनुसार नया ओवर कितने सेकंड के भीतर शुरू करना होगा? 60 सेकंड। महिला T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली दूसरी भारतीय गेंदबाज ये बंधा यादव, पहली दीप्ति शर्मा है। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए CEO बन गए संजोग गुप्ता, दूसरे भारतीय हैं इस पद पर आने वाले। इटली ने पहली बार किसी ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर इतिहास रच दिया। अभी इसने ये उपलब्धि हासिल की ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए, जो भारत और श्रीलंका में होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना ये सब। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत की पहली स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन जिसे ICMR के द्वारा विकसित किया जा रहा है उसका नाम क्या है? तो आंसर होगा एडफेल्सिवैक। तो भारत की पहली इंडिजिनस मलेरिया वैक्सीन का नाम है एडफेल्सिवैक और यह एक 2 स्टेज वैक्सीन है। ये व्यक्ति को मलेरिया की बीमारी होने से तो बचाती ही है,
साथ में मलेरिया के फैलने को भी रोकती है। एक्चुअली में अभी तक मलेरिया के वैक्सीन केवल 1 स्टेज तक ही काम करती थी। पहली स्टेज में क्या होता है, पहली स्टेज वाली वैक्सीन मलेरिया के जो पैरासाइट होते हैं उससे व्यक्ति को बीमार होने से बचाती थी। लेकिन 2 स्टेज वैक्सीन ये व्यक्ति को बीमार होने से भी बचाती है और आगे संक्रमण को फैलने से भी रोकती है। ठीक है, तो इसको तैयार किया ICMR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये मेडिकल रिसर्च के लिए भारत की सबसे बड़ी बॉडी है। पहले इसे इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था। तो स्थापना होती है 1911 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली और डायरेक्टर जनरल हैं राजीव बहल। बाकी मलेरिया से संबंधित कुछ और फैक्ट्स मैं आपको रिवाइज कराऊं तो इसका रोग कारक क्या है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। रोगवाहक वेक्टर है मादा एनाफिलीज मच्छर, जिसकी खोज की रोनाल्ड रॉस ने। अभी तक जो हम दवा यूज करते हैं वो कुनेन की दवा है, सिनकोना वृक्ष की छाल से बनती है। मलेरिया आरबीसी को प्रभावित करता है, पूछे किसे, तो आरबीसी को। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मलेरिया की 2 वैक्सीनों को मंजूरी दे दी है। तो है मॉस्कोरिक्स और एक है R21 मैट्रिक्स 21। इसका निर्माण किया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। मलेरिया डे 25 अप्रैल को होता है और हमारा लक्ष्य क्या है, 2030 तक मलेरिया को समाप्त करना। अभी WHO ने जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त घोषित किया था और ये मलेरिया मुक्त होने वाला 45वां देश बना। और अभी WHO ने सूरीनाम देश को भी मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया। और आप इसे यूं कह सकते हो कि सूरीनाम मलेरिया मुक्त होने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश बन गया है। वैसे पूरी दुनिया का 46 नंबर का मलेरिया मुक्त देश बन गया है ये। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में VS अच्युतानंद का निधन हो गया। वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो आंसर होगा केरल। तो केरल के पूर्व मुख्यमंत्री थे VS अच्युतानंद। उनकी पार्टी का नाम था मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और अभी 101 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। वे केरल के 11वें नंबर के मुख्यमंत्री थे सन 2006 से लेकर 2011 तक और अभी निधन हो गया। VS अच्युतानंद इनका नाम था। तो गाइज ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करना। बाकी इनकी प्रैक्टिस के लिए डेली क्विज बना करके मैं आपको देता हूँ अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, PDF टेलीग्राम पे मिल जाती है और दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वैसे एप्लीकेशन को डायरेक्ट आप गूगल प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के उप प्रमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नाम क्या है, गीता गोपीनाथ। पंचायती राज मंत्रालय की किस एप्लीकेशन ने अभी सांस्कृतिक विविधता के लिए WSIS 2025 चैंपियन पुरस्कार जीता, तो मेरी पंचायत है। भारत के उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया। वे कौन से क्रम के थे, 14वें नंबर के। दूध उत्पादन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दूध सब्सिडी योजना भी शुरू की असम ने। कौन सा बैंक नेट जीरो बैंकिंग अलायंस से बाहर हो गया, HSBC। फिडे महिला विश्व कप 2025 संस्करण के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है कोनेरू हम्पी। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और EFTA व्यापार समझौते को कब से लागू करने की घोषणा की, 1 अक्टूबर। यूरोपीय संघ ने भारतीय तेल रिफाइनरी नयारा एनर्जी लिमिटेड पर प्रतिबंध लगा दिया। वे कहां पर है, गुजरात में। और ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने किस वर्ष 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक नामित किया, SBI। भारतीय नौसैनिक अड्डे के लिए अधिग्रहित किया जाने वाला बित्रा द्वीप कहां पर है, लक्षद्वीप। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं फिर। तो कल पूछा था माधवपुर मेले का आयोजन किस राज्य में किया गया, तो आंसर होगा गुजरात। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।